हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम संज्ञा प्रकरण में कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। तो लोप संज्ञा विधायक, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो इसमें आएगा आदर्शनम लोप है। देखिए क्या है कि कन्फ्यूजन होती है। एक ऑप्शन आ जाता है तस्य लोप है और एक ऑप्शन आ जाता है आदर्शनम लोप है। तो अधिकतर बच्चे हैं वो तस्य लोप कर देते हैं, जबकि लोप संज्ञा यानी लोप संज्ञा किससे होती है? आदर्शनम लोप सूत्र से होती है, जिसका मतलब है कि सुनाई दे रही ध्वनि का सुनाई न देना और दिखाई दे रहे शब्द का दिखाई न देना। ओनली उसको मतलब मान लिया जाता है कि लोप हो चुका है, वास्तव में उसका लोप होता नहीं है। तो लोप संज्ञा विधायक सूत्र है आदर्शनम लोप है। जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन कि लोप किससे होता है, लोप किस सूत्र से होता है, इस संज्ञक शब्दों का वर्णों का लोप किस सूत्र से होता है, तो तस्य लोप है। तस्य यानी उसका लोप हो जाता है। किसका? जिसकी इत संज्ञा होती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, 6 सूत्र बताए हैं कि किन किन सूत्रों से इत संज्ञा होती है। तो उन्हीं में शब्दों का भी जिक्र किया है। तो जिनकी इत संज्ञा होती है उनका ही लोप हो जाता है। किस सूत्र से? तस्य लोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण के लिए शब्दानुशासन शब्द प्रयुक्त किया है। तो किसने प्रयुक्त किया है? पतंजलि ने किया है। किसने प्रयुक्त किया है? पतंजलि ने। दोस्तों, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसका दूसरा नाम भी क्या है? शब्दानुशासनम। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर वो क्वेश्चन ये पूछता है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है, तब तो आएगा शब्दानुशासनम। लेकिन अगर उसने ये क्वेश्चन कर लिया कि व्याकरण के लिए शब्दानुशासन शब्द किसने प्रयुक्त किया है, तो उसका उत्तर आएगा पतंजलि। उसमें पाणिनि नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। तो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र होता है आदिर अंतेन सहेता। इसका मतलब है जो आदि है, आदि का मतलब होता है जो पूर्व का वर्ण है, अंतेन का मतलब है जो अंतिम वर्ण है, सहेता मतलब वो एक दूसरे की साथ साथ हैं। तो जो आदि है, जो पहला वर्ण है, वो बाद के वर्णों को भी मतलब दर्शाता है, दिखाता है। जैसे कि हम प्रत्याहार बनाते हैं, मैंने बना दिया अच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार बना दिया? अच। तो इसमें अच प्रत्याहार में, क्योंकि मैंने जो माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, ए ई ऊण ए रील रिक ए ओंग आई औ ए ओंग आई औच, तो उसमें जो भी हलंत्यम शब्दों को छोड़कर जो भी वर्ण आते हैं वो इसमें हमें मेंशन है। तो वो उन्हीं को भी दर्शा रहा है। सिर्फ इसमें ए नहीं है, इसमें ई भी है, ऊ भी है। तो इस तरीके से है। मैं इन शॉर्ट में आपको अण बताती हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। अण, ए ई ऊण अण, तो अण प्रत्याहार बना। तो अण में सिर्फ ए नहीं है, ए ई ऊ, ये तीनों वर्ण इसमें समाहित है। तो इस तरह से प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? आदिर अंतेन सहिता। प्रत्याहारों की संख्या है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, प्रत्याहारों की संख्या है 42। लेकिन अगर उसमें रे और ले प्रत्याहार को भी जोड़ लिया जाए तो 44। तो जो आपका ऑप्शन होगा या तो 42 आएगा या 44 आएगा। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। अगर ऑप्शन दोनों आते हैं तो फिर क्वेश्चन डिलीट होगा। माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? तो 15 होते हैं। 15 ऑप्शन नहीं होगा तो 14 करना है अपन को। क्यों? क्योंकि अगर लय प्रत्याहार को माना जाता है, अगर हम लय प्रत्याहार को भी मान लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया ऊपर कि हम रे और लय प्रत्याहार को मानते हैं, तो 44 प्रत्याहार होते हैं। इसी तरीके से अगर हम माहेश्वर सूत्रों में लय प्रत्याहार को भी शामिल कर लेते हैं, तब तो होते हैं 15 इत संज्ञक वर्ण, अन्यथा 14 इत संज्ञक वर्ण होते हैं। तो आपके ऑप्शन में 15 नहीं आएगा तो आप 14 लगाओगे, और 14 नहीं आएगा तो 15, मतलब इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आएगा, तो आपको एक उसमें टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन वर्णों स्वरों का उच्चारण
उच्चता या जोर से किया जाता है तो उनको क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं उदात्त वर्ण। कौन से वर्ण कहते हैं? उदात्त वर्ण। यानी बहुत जैसे हम आवाज़ देते हैं तो जोर से देते हैं, तो इसी को संस्कृत में कह देते हैं उच्चैरुदात्त। उच्चैरुदात्त है। तो अगर ऐसे उदात्त वर्ण आ जाता है या उच्चैरुदात्त आ जाता है तो जिन वर्णों का या स्वरों का उच्चारण कैसे किया जाता है? उच्चता या जोर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन वर्णों स्वरों का उच्चारण निम्नता या धीरे से किया जाता है, तो स्टूडेंट्स जिसका निम्नता या धीरे से होगा तो वो अनुदात्त वर्ण कहलाएंगे। कौन से वर्ण कहलाएंगे? अनुदात्त वर्ण। तो ये सूत्र है निश्चय अनुदात्त है। निश्चय यानी जिसका निम्नता से उच्चारण किया जा रहा है वो अनुदात्त वर्ण है। सूत्र में ही ये सारी बात समाहित है। याद करने का आपका तरीका है, जिन वर्णों के उच्चारण में साधारण वेग होता है, यानी कि उदात्त और अनुदात्त स्वरों का मिश्रण होगा, तो उनमें दोनों ही गुण होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएंगे समाहारय स्वरितय। समाहारय स्वरितय यानी उनमें उदात्त और अनुदात्त दोनों ही स्वर में का मेल होता है। अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र है। अनुनासिक संज्ञा तो सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिक है, यानी जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है उनको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। यह सूत्र है। अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा अनुनासिक वर्ण है, कौन सा नहीं है। तो या म ण न ये 5 अनुनासिक वर्ण हैं। तो क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ सकते हैं कि अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? ऑप्शन दे देंगे 5, 6, 4, जो भी ऑप्शन देंगे उसमें 5 जरूर होगा। या ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि जैसे कि निम्न में से अनुनासिक वर्ण नहीं है, कोई 3 इनमें से दे दिया और चौथा इनमें से कोई अलग दे दिया, तो फिर आपको उस पर टिक करना है। या एक ये दे देंगे इनमें से कोई एक और 3 बिल्कुल ही अलग दे देंगे और पूछ लेंगे अनुनासिक वर्ण कौन सा है। तो क्वेश्चन किसी तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। तो स्वर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम अर्थात जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होता है उनकी क्या होती है? स्वर्ण संज्ञा होती है। उन वर्णों की क्या होती है? स्वर्ण संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान है। तो पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान है 8: कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठ, नासिका, जीवामूल और उरय यानी हृदय। अब हमें ये ध्यान में रहना चाहिए कि किस जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे कि कै का उच्चारण स्थान कौन सा है या ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो वो भी हमें पता रहना चाहिए। तो सूत्र दिए हुए हैं यहाँ पर। मेरे लिए तो इजी है कि इन सूत्रों को याद कर लिया जाए। ए कु है विसर्जनीय नाम, कंठ है मुझे याद रहता है, तो फिर मैं उसे मुझे पता लग जाता है कि इसमें ये समाहित हैं। अब आपको जो सही रहे आप उसी तरह से याद कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सूत्र याद करें, आप ये ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इनका उच्चारण स्थान कंठ है। तो देखिए ए कु है विसर्जनीय नाम, कंठ है, इसका मतलब है ए आ कु का मतलब कै वर्ग से है, यानी ये 5 वर्ण क ख ग घ हैं, और है और विसर्ग इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसी तरीके से ई चू ये शा नाम तालु, इसका मतलब है ई बड़ी ही चू च वर्ग च छ जय झय ये श, इनका उच्चारण स्थान तालु है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा वो कि जैसे श का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ऐसे इसे तालव्य श भी बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि श श श तीनों में तो मूर्धन्य श, तालव्य श, दंत्य श इसी तरह से उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट है री टू रसाणाम मूर्धा, इसका री बड़ी री टू ट वर्ग ट ठ ड ढ ण रे और श, मूर्धन्य श का उच्चारण क्या है? मूर्धा है। लृ तु लसानाम दंता, लृ तु त वर्ग त थ द ध न ल और दंत्य स का उच्चारण किससे होता है? दंत से होता है। उपपदमान्या नाम ओष्ठौ, उ
पू, पै वर्ग पै फै बै भै मै। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे अगर पै और फै के आगे अर्ध विसर्ग आ जाए तो उसे उपधमानीय बोलते हैं। तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। और यम गणना नाम नासिका च, ये जो य मैं ण न इनका उच्चारण स्थान नासिका है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे कि नासिका से किन वर्णों का उच्चारण होता है। मैंने अभी आपको बताया कि अनुनासिक 5 हैं और ये यही हैं वो पांचों वर्ण अनुनासिक, और मुख और नासिका दोनों से उच्चारण किया जाता है। तो देखिए आप, ये जो नासिका वाले 5 वर्ण हैं ये इनमें भी हैं। जैसे ये देखिए, कंठ में ये ण है, तालु में ये य है, मूर्धा में ण है, दंत्य में न है और ओष्ठ में ये मैं है। यानी ये पांचों वर्गों के जो पांचों वर्ण हैं वो इसमें भी हैं। तो इस तरह से भी पूछ सकता है कि जो जैसे ये पूछ लिया इसने, ये ण है, इसका उच्चारण स्थान है तो कंठ भी है और नासिका भी है। ऑप्शन में आ जाए अलग से कंठ नासिका दोनों, तो हमें क्या करना है? दोनों करना है। लेकिन अगर ऑप्शन में या तो कंठ आता है या नासिका आता है तो हमें फिर एक ही ऑप्शन को टिक कर देना है। इस तरीके से भी पूछ सकता है। जैसे ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो नासिका भी दे दे और मूर्धा भी दे दे, तो दोनों आएगा तब। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में से एक देगा तो हमें फिर या मूर्धा देता है या नासिका देता है तो उसी को हमें ओके करना है। इस तरीके से फ्रेंड्स, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। जो मैंने अभी आपको समझाया है कि कैसे कैसे उन किसी वर्ण के दो उच्चारण स्थान हो जाते हैं। तो ये का उच्चारण स्थान तालु और नासिका दोनों हो जाता है। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण मैंने यहाँ दिया है और उसका कौन कौन सा उच्चारण स्थान है वो मैंने दोनों भी लिख दिए हैं। या तो ये ऑप्शन दोनों आएंगे या फिर या तो इनमें से अलग अलग भी आ सकता है। जैसे कि यह का उच्चारण स्थान तालु और नासिका दोनों दे तो हमें दोनों पे क्लिक करना है, टिक करना है, ओके करना है। और दोनों में से एक दे तो फिर हमें उसको ओके कर देना है। तो इसी तरीके से बाकी को भी हम पढ़ते हैं। तो यह का उच्चारण स्थान है तालु प्लस नासिका। मैं का उच्चारण स्थान है ओष्ठ प्लस नासिका। यह का उच्चारण स्थान है कंठ प्लस नासिका, यानी कंठ और नासिका दोनों। ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा प्लस नासिका। न का उच्चारण स्थान है दंत प्लस नासिका। अब नेक्स्ट सूत्र है ए दयितो कंठ तालु। इसका मतलब है ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु दोनों होते हैं। कौन से होते हैं? कंठ और तालु दोनों होते हैं। ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। ओ दौतो कंठोष्ठम, ये सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ इतना याद कर लीजिए। अगर आपको सुविधा है, अगर आपसे ये सूत्र नहीं याद होते तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ ये अंदर की बात है, जो इसका क्या है, इसमें क्या कहना चाह रहा है वो हमें याद रहना चाहिए। तो ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ है। ऐसे ये हमें याद रहना चाहिए। अगर आपको ये सूत्र नहीं याद होते तो मत याद कीजिए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बस मस्ती से आप तो पढ़ाई करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। इस कोरोना वायरस की जो ये समय है इसका आप सदुपयोग कीजिए। वकारस्य दंतोष्ठम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछते हैं तो इसको अच्छे से याद रखना। वकारस्य दंतोष्ठम यानी वह का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत और ओष्ठ दोनों है। जिह्वा मूल्य जिह्वा मूलम, मैंने आपको बताया था कि अगर कै ख के आगे अर्ध विसर्ग आ जाता है तो जिह्वा मूल, और अगर पै फै के आगे अर्ध विसर्ग आ जाता है तो पै और फै के आगे अगर अर्ध विसर्ग आ जाता है तो उपधमानीय। तो अगर ये देखिए कै ख के आगे अर्ध विसर्ग है तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा मूल। नासिका अनुस्वारस्य, यानी ये जो कोई भी वर्ण होता है उसके ऊपर अगर बिंदी लगी है, अनुस्वार लगा है तो उसका उच्चारण क्या होता है? नासिका। इसका मतलब है कि अगर किसी के ऊपर भी ये बिंदु लग जाए तो उसका उच्चारण स्थान नासिका है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी वर्ण पर यदि अर्धचंद्र बिंदु है और ऐसे बिंदी है तो भी अर्धचंद्र बिंदु है और बिंदी है तो भी उसका उच्चारण नासिका है, और ऐसे बिंदु है तो भी उसका उच्चारण स्थान नासिका है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर अगली वीडियो में हम मिलते हैं।